हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो गणित का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आज हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और वो भी काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, उसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि 92/115 का सरलतम रूप है। 92/115 का आपको क्या करना है, सरलतम रूप क्या कर देना है, निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए सरलतम रूप कैसे निकलता है, तो इन दोनों को क्या करना है, कटा देना है और कटाने के बाद जो भी बचेगा वही इसका क्या होगा, सरलतम रूप होगा। तो इसे कटा दीजिए। तो ये 92 किससे कटेगा, 23 से कटेगा और कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। और 23 से 115 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी हो जाएगा ये 4/5, यानी 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा यहाँ पे, तो 4/5 होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे आपको पता करना है कि किसका दशमलव प्रसार इसमें से शांत होगा। तो शांत किसका होता है, तो उसका हर का गुणनखंड किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में अगर केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 5 का गुणनफल आता है तो वो क्या होता है, शांत होता है। तो इसका हर का गुणनखंड कर लीजिए यहाँ पे 88 का। तो ये 2 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो ये 44 बार में कटेगा। फिर ये 2 से 22 बार में कटेगा, ये फिर 2 से 11 बार में ही कटेगा। तो इसके हर के गुणनखंड में तो 2 आ रहा है, लेकिन साथ में ये क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो ये शांत नहीं होगा, क्योंकि अगर शांत होता तो उसके हर के गुणनखंड में 2 आता, नहीं तो 5 आता, नहीं तो 2 5 का गुणनफल आता। तो 2 आ रहा है लेकिन साथ में 11 आ रहा है, तो ये शांत नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे 1600 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 200 से ये 800 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 से ये कितना बार में कटेगा, 400 बार में कटेगा। फिर 2 से ये 200 बार में कटेगा। फिर ये 2 से 100 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 से ये 50 बार में कटेगा। फिर ये 2 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। और फिर ये 5 से यहाँ पे 25 5 बार में कटेगा। तो देख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है। तो 2 और 5 आएगा तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन शांत होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे देखिए 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल होगा। यहाँ पे आपको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो ये c/a के ये बराबर होता है। तो अब आपको यहाँ पे c का मान रखना है और यहाँ पे a का मान रखना है। तो ये आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। तो जो y² में गुणा करेगा वो a होगा, जो केवल y में गुणा करेगा वो b होगा, और जिसमें x y कुछ भी नहीं लगा होता है वो क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे y² में कौन गुणा कर रहा है, d कर रहा है, यानी a का मान यहाँ पे d निकल गया। यहाँ पे y में कौन गुणा कर रहा है, b कर रहा है, यानी b का मान b निकल गया। और यहाँ पे c का मान क्या है, a है, तो यहाँ पे निकल गया a। अब बस आपको यहाँ पे मान रखना है, c का मान कितना है, a है, तो यहाँ पर रख दीजिए a, और a का मान कितना है, d है, तो यहाँ पर रख दीजिए d। यानी यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल क्या निकला, तो a/d निकला। यानी यहाँ पे d ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए कि √18 का परिमेयकरण गुणांक है। यहाँ पे आपको बताना है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए √18 है, तो जब इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो यहाँ भी √18 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, √18 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए √18 से √18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, √18। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6
6 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, नहीं खुद यहाँ पे, और खुद 2 से कटेगा, और ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे 3 देखिए 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा, फिर ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या होगा? यहाँ पे अभाज्य होगा। और यहाँ पे देखिए 4 किससे कटेगा? 1 से तो कटेगा, और खुद 4 से भी कटेगा, और साथ में 2 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये भाज्य हो जाता है। अगर यहीं पे प्रश्न रहता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 2 होता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ पे देखिए r बड़ा होगा b से, यहाँ पे b ऑप्शन है, r यहाँ पे देखिए छोटा होगा 0 से, यहाँ पे c ऑप्शन है, r यहाँ पे छोटा होगा b से, और d ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही होगा। तो यहाँ पे देखिए हम जब 4 में 5 से भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना बार में जाएगा? ये 1 बार में जाएगा, और इसका शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये 5 क्या होता है? a होता है, और ये b होता है, और ये क्या होता है? r होता है। r मतलब क्या होता है? शेषफल होता है। तो यहाँ पे देखिए जो शेषफल होगा वो b से बोल रहा है कि बड़ा होगा, तो जो शेषफल होगा वो b से कभी नहीं यहाँ पे बड़ा होगा। देख सकते हैं 4 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे शेषफल कितना है? 1 है। तो शेषफल कभी भी b से छोटा आता है, तो पहला यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो शेषफल बचेगा वो 0 से छोटा बचेगा, यानी माइनस में आएगा इसका शेषफल, यानी -1 -2। माइनस में आप कभी शेषफल देखे हैं? नहीं देखे हैं, तो माइनस में भी इसका शेषफल नहीं होगा, यानी यहाँ पे बी वाला बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कट जाएगा। और यहाँ पे तीसरा कंडीशन दिया है कि कभी भी जो यहाँ पे देखिए, कभी भी जो यहाँ पे r है वो छोटा होगा b से, यानी कभी भी शेषफल क्या होगा? यहाँ पे छोटा होगा यहाँ पे b से। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो शेषफल है, यहाँ पे देखिए कितना है? 1 है, और यहाँ पे देखिए जो भाग दे रहा है वो कितना है? यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखिए कभी भी जो b होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा रिमाइंडर से, यानी यहाँ पे c वाला कंडीशन क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है, यानी यहाँ पे c ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जिस भी संख्या में अगर रूट रह जाता है तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस √3 है, तो यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए √7 है, तो √7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी? ये भी अपरिमेय हो जाएगी। यहाँ पे √8 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। और यहाँ पे देखिए √5 से √5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? 6। और 6 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन परिमेय होगा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो इन सभी प्रश्नों में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। ए ऑप्शन है दोनों धनात्मक होंगे, बी ऑप्शन है दोनों ऋणात्मक होंगे, सी ऑप्शन है दोनों बराबर होंगे, डी ऑप्शन है एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक होगा। तो ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सोल्व कैसे किया जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा होता है, तो गुणा होगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 में जब 35 से गुणा होगा तो यहाँ पे 35 होगा। 35 का आप क्या कर लीजिए? अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो ये 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35। आपको लाना क्या है? यहाँ पे 12x लाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 7x और प्लस क्या करना पड़ेगा? 5x करना पड़ेगा, यानी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों का चिन्ह क्या है? यहाँ पे प्लस है, तो दोनों का जब चिन्ह यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे जो शून्यक निकलेगा वो उल्टा होता है। प्लस होगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो क्या होगा? प्लस होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों ही ऋणात्मक होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे केवल 2x लाना होता तो यहाँ पे देखिए क्या होता कि 7x में से क्या करना पड़ता? 5x को घटाना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है 7x, तो ये क्या हो जाता? माइनस में हो जाता है एक शून्यक। और यहाँ पे देखिए
ये जो -5 है ये किस में हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये आपको छोटी सी बात याद रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आइए हम आपको पूरा यहाँ पे शून्यक निकाल के बता देते हैं कि कैसे ये निकलता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस यहाँ पे 35 है, तो 35 बराबर के उधर 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 1x प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे देखिए 5 और 35 में कॉमन है 5, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, x कॉमन नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा, बराबर के उधर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर आ गया, तो उनके बदले में आपको 1 लेना है, फिर इसके बदले में आपको यहाँ पे बना के लिखना है x प्लस यहाँ पे 5, ये x लेना है और यहाँ से ये +5 लेना है, बराबर के उधर 0 हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, एक एक करके आप 0 के बराबर कीजिए, तो x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो गया, ये +7 बराबर के उधर जाएगा तो -7। यहीं पे ये कंडीशन चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये प्लस में है तो ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो यहाँ पे देखिए x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो यही माइनस में हो जाएगा। तो यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर प्लस में होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस में होगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका दोनों ही शून्यक यहाँ पे ऋणात्मक होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको अपरिमेय पहचानना है, तो जिसमें भी रूट रह गया तो समझ लीजिए वो अपरिमेय हो गया। तो यहाँ पे देखिए रूट 121 है तो इसका वर्गमूल कितना होता है 11। तो जब इसका वर्गमूल 11 निकलेगा तो इसमें से रूट हट जाएगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 196 देख लीजिए किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 14 का, तो यहाँ से भी रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट 27 ये किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, इसमें रूट रह जाएगा। जब रूट रह जाएगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रूट 289 ये किसका वर्गमूल होता है, 17 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ से भी इसका वर्गमूल निकल गया, तो मान लीजिए ये भी क्या है यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो ये तीनों यहाँ पे ये परिमेय होगा, लेकिन यहाँ पे सी वाला क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। इसका क्या करना है, आपको शून्यक निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, जब भी शून्यक निकालना होगा तो जो यहाँ पे बहुपद दिया होगा उसको बराबर के 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए 5y² - 25 बराबर क्या कर देंगे 0। अब यहाँ से आपको y का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे -25 है, इसको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो -25 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे y² का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 5 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो इधर बचेगा हमारा y², उधर बचेगा यहाँ पे 25 और बट्टा 5 कटा दीजिए, ये 5 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा ये, अब यहाँ पे देखिए y² बराबर कितना निकल गया 5। अब हमको y का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और जो रूट होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी y का मान कितना निकल गया, यहाँ पे एक रूट 5 निकलेगा और एक यहाँ पे माइनस में रूट 5 निकलेगा, एक प्लस में निकलेगा और एक यहाँ पे माइनस में निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद है। इसमें देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, तो यहाँ पे 40 दिया है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी शून्यकों का योग कितना दिया है 3 दिया है, यानी 3 बराबर कितना हो गया -b/a हो गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लीजिए, यानी a का मान कितना निकल गया, यहां से 1 निकल गया, और b का मान कितना निकल गया, यहां पे देखिए ये माइनस इधर आ जाएगा इसके साथ, तो यहां पे b का मान यहां पे -3 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया है, यहाँ पे -40 दिया है, और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा c/a के बराबर हो जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर यहाँ से भी 1 निकल गया, और c का मान कितना निकल गया, यहाँ पे देखिए c का मान निकला यहाँ से -40, यहाँ से c का मान -40 निकल गया।
अब आपको यहाँ पे निकालना है एक द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, तो -3 है। तो यहाँ पे देखिए जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c होता है। बस आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। बस अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं और यहीं से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो b देखिए माइनस में कौन है, इसमें भी b यहाँ पे माइनस में है, इसमें भी माइनस में है, लेकिन इसमें प्लस में है तो ये गलती हो गया, प्लस में है तो ये गलती हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक कराना है, यहाँ पे देखिए -40, तो -40 इसमें है लेकिन इसमें +40 है तो ये गलत हो गया। और a का मान 1 है तो यहाँ भी a का मान कितना 1 है, यानी यहाँ पे a ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, क्या होता है ax² प्लस क्या होता है bx और प्लस क्या होता है c। a का मान 1 है तो यहाँ पे रख दीजिए 1 गुणे x², और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है -3 है तो यहाँ पे रख दीजिए -3, x है तो x, और प्लस यहाँ पे c का मान कितना है -40 है तो यहाँ पे रख दीजिए -40। अब यहाँ पे देखिए एक में x² से गुणा होगा तो x² प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस यहाँ पे 3x और प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ पे 40। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन आ गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 और यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 4y बराबर 8 के हल होंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका एक हल होगा कि दो हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनगिनत हल होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे a1 बट्टा a2 निकालना है, फिर यहाँ पे b1 बट्टा b2 निकालना है, और फिर यहाँ पे c1 बट्टा c2 निकालना है और तुलना कर देना है। तो ये देखिए पहला समीकरण होगा तो ये होगा a1, ये होगा b1 और ये होगा c1। ये दूसरा समीकरण है तो ये होगा a2 और ये होगा b2 और ये होगा यहाँ पे c2। a1 का मान यहाँ पे देखिए x में कौन गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। और यहाँ पे देखिए a2 का मान 2 है, x में कौन गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, यानी a2 का मान 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2। b1 का मान यहाँ पे देखिए y में कौन गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, यानी b1 का मान 2, और b2 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है। यहाँ पे y में 4 से गुणा कर रहा है दूसरे समीकरण में तो ये हो जाएगा 4। अगर कट रहा है तो प्लीज आप लोग कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। ये दोनों अभी बराबर आ रहा है तो यहाँ पे अब हम c1 बटा c2 निकालेंगे। c1 4 है तो यहाँ पर रख दीजिए 4 और c2 8 है तो यहाँ पर रख दीजिए 8। अगर कट रहा है तो कटाइए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी यहाँ पे भी आ गया 1/2, यानी यहाँ पे तीनों बराबर आ गया। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर यहाँ पे आ गया c1 बटा c2। कब ये बराबर होता है, जब ये संपाती होता है, और जब संपाती होता है तो इसके अनगिनत हल होते हैं, बहुत ही अधिक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद x² प्लस x माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल रहा है कि इसका शून्यक है जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है। तो मान लीजिए इसका शून्यक हम अल्फा मानते हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बटा यहाँ पे अल्फा होगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि b का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c बटा a। तो यहाँ पे देखिए अल्फा और यहाँ पे अल्फा का यहाँ पे व्युत्क्रम बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है। तो यहाँ पे बीटा के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, 1 बटा यहाँ पे अल्फा यूज करेंगे। और बराबर यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, -b है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे -b हो गया, यानी यहाँ पे जो x² में गुणा करेगा वो a होगा, जो x में गुणा करेगा वो b होगा, और जिसमें xy कुछ भी नहीं होगा वो c होगा, यानी c का मान यहाँ पे -b निकला। और a का मान आप लोग देख सकते हैं, x² में कौन गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो यहाँ से देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यानी 1 बराबर क्या बचेगा, -b बटा 1 बचेगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -b में 1 से गुणा होगा तो -b, और 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, यानी b बराबर अब क्या होगा, माइनस उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा -1, यानी b का मान कितना निकल गया, यहाँ पे -1 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अगर यही प्रश्न रहता कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता, तो केंद्र पर 180 डिग्री का कोण होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर बोलता कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है, तो 180 डिग्री का कोण होता है, ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे बोला है कि अर्धवृत्त का कोण होता है,
तो यहाँ पे देखिए हम अर्धवृत्त बना रहे हैं और यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे लकीर खींचेंगे तो ये कितने डिग्री का कोण होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। अगर ऐसे बोले कि अर्धवृत्त का कोण होता है, केंद्र का नाम न ले, तो अब यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन होगा, 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे केंद्र का नाम ले ले कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो वो होता 180 डिग्री। अगर यहाँ पे रहता कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होगा, तो 360 डिग्री का कोण होगा। और यहाँ पे अगर यही बोलता कि वृत्त के केंद्र, यहाँ पे केंद्र ना बोलकर बोलता कि वृत्त के परिधि पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं 0 तो वास्तविक मूल नहीं है। यदि वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब ये माइनस में आता है। माइनस में कब आएगा, जब यहाँ पे देखिए जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और उसका जब यहाँ पे माइनस में मान आएगा, तब यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं होगा। यानी यहाँ पे देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। 0 से छोटा होने का मतलब यानी ये माइनस में गया, तो मूल वास्तविक किस पे नहीं होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर और यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे x माइनस 6 बराबर 0 के मूल 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम आपको कई बार ये प्रश्न बता चुके हैं। यहाँ पे आप लोग बट्टा के जोड़ बना लीजिए। अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा बीटा, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे बीटा से बीटा कट जाएगा तो ये बचेगा अल्फा। ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, अल्फा यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा है, तो इसको सीधा कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा और बट्टा के नीचे अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया, शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, और ये बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा देते हैं। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सी बट्टा ए। उसके बाद क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे जो ये बड़ा बट्टा है इसको तोड़ दीजिए, माइनस बी बट्टा ए, और जब ये बड़ा वाला बट्टा यहाँ पे गुणा में बदलेगा तो ए चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। यानी ए चला गया ऊपर और सी कहाँ आ गया, नीचे। तो यहाँ से देखिए ए से ए कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस बी बट्टा, यहाँ पे सी बचा। अब यहाँ पे बी का मान रख दीजिए, सी का मान रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, और जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और b का मान यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे एक होता है, लेकिन इसके आगे माइनस है, यानी b का मान कितना है, यहाँ पे माइनस 1 है। तो यहाँ पे रख देंगे माइनस 1, और बट्टा c का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 है, तो यहाँ पे रख देंगे 6। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 बट्टा 6 ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस 1 बट्टा 6। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी यहाँ पे -3, 4, 11, 18 डॉट डॉट का 21वां पद निकाले। 21वां पद आपको निकालना है, तो 21वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस क्या होता है, 20d होता है, एक घटा के लिखा जाता है। अब आपको यहाँ पे a का मान रखना है, d का मान रखना है। तो a क्या होता है, तो ये प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या है, यहाँ पे -3 है, ये आपको ध्यान से रखना है, ये -3 है। यानी a बराबर यहाँ पे क्या है, -3, और d का मान कैसे निकलता है, तो ये दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद क्या है, 4 है, इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो इसमें से -3 आपको क्या करना है, घटाना है। तो अब देखिए ये 4 हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी डी कितना निकल गया, 4 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यानी d का मान 7 निकल गया, और a का मान यहाँ पे -3 निकल गया। बस आप यहाँ पे रख दीजिए a का मान यहाँ पे -3 और प्लस यहाँ पे 20, और गुणे d का मान कितना है, 7, तो यहाँ पे रख दीजिए 7, और यहाँ पे देखिए -3 और 20 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 20 सत्ते कितना होता है, 140 होता है, और 140 में से अब आपको 3 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। जो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। ऐसे भी प्रश्न हम आपको कई बता चुके हैं कि निम्नलिखित में से
कौन द्विघात समीकरण है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पे देखिए x है जो रूट में आता है या बट्टा के नीचे आता है या x का पावर 1/2 ऐसे करके आता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, रूट में है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x क्या है, बट्टा के नीचे है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ भी x क्या है, बट्टा के नीचे है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए एक्स क्यू माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ पे एक का द होल क्यू। तो यहाँ पे एक्स माइनस एक का द होल क्यू करेंगे तो पहले ही आएगा एक्स क्यू, और यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा। इजिली आप लोग ऐसे यहाँ पे छांट सकते हैं अगर ये आपको कंडीशन पता हो। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 80 यहाँ पे 76 72 78 का कौन सा पद 0 होगा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पद 0 होगा। यानी यहाँ पे n का मान पूछा है और जब भी n का मान पूछे आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। an बराबर क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा, यहाँ पे d होगा। an क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद यहाँ पे क्या दिया है, 0 पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, यानी 0 तक हमको निकालना है, यानी यही हो गया अंतिम पद। यानी an का मान यहाँ पे 0 हो गया। a क्या होता है, प्रथम पद कितना है, 80 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 80 प्लस n हमको निकालना है, तो n उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d यहाँ पे देखिए d कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 76 है और पहला पद 80 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 80। अब 76 में से 80 घटाइएगा तो कितना आएगा, -4 आएगा, यानी d का मान यहाँ पे -4 आ गया। इधर हो गया 0 बराबर यहाँ पे 80 और यहाँ पे देखिए 4 में यहाँ पे -4 में n से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4n, और यहाँ पे -1 में -4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखिए 80 भी प्लस में और 4 भी प्लस में, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 80 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 84 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4n। अब आपको n का मान निकालना है तो इसको क्या कर दीजिए, बराबर के उधर भेज दीजिए। तो इधर देखिए यहाँ पे +84 है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा -84 और उधर क्या बचेगा, -4n बचेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं बट्टा के नीचे आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, n बचेगा। अब कटा दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी n का मान कितना निकल गया, यहाँ पे कितना निकल गया, 21 निकल गया। यानी यहाँ पे कितना होगा, 21वां पद क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 21 नंबर भी प्रश्न काफी आसान है, देखने में भारी लग रहा है लेकिन हम आपको काफी आसानी से समझ आएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6-4n है तो इसका सार्व अंतर होगा। यहाँ पे सार्व अंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समानांतर श्रेणी तो नहीं दिया है लेकिन इसका सामान्य पद दिया है। तो सामान्य पद यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 6 - यहाँ पे 4n दिया है। तो n के जगह पे आपको सबसे पहले 1 रखना है, 2 रखना है और उसके बाद 3 रखना है। 3 पद आपको निकाल लेना है सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी पहला पद निकल गया यहाँ पे 2 और दूसरा पद यहाँ पे निकालेंगे 6 - 4। अब n के जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे रख देंगे 2, तो 6 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी 6 में से 8 गया, कितना बचा यहाँ पे -2, यानी दूसरा पद यहाँ पे -2 निकल गया। चाहेंगे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के यहाँ पे हम तीसरा पद भी निकाल देते हैं। 6 - यहाँ पे 4 है ना, अब n की जगह पे आपको 3 रखना है, 4 और यहाँ पे 3 रख दीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा 12 और माइनस इधर 6 है। तो यहाँ पे देखिए 6 में से जब -12 निकलेगा तो -6 बचेगा, यानी यहाँ पे हो गया हमारा माइनस यहाँ पे 6। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक एपी निकल गया। अब इसका आपको सार्वंतर निकालना है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, डी निकाला जाता है। तो दूसरा पद कितना है यहाँ पे -2 है और घटाना है, क्या घटाना है आपको, तो पहला पद यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यानी डी का मान यहाँ पे -4 निकल गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन समानांतर श्रेणी है। तो जब भी पावर में रहे तो उसको सबसे पहले काटना है, ये समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पे देखिए 9 में से 3 गया तो यहाँ पे 6। तो यहाँ पे डी समान नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए इसको घटा लीजिए, यहाँ पे 4 में से आपको क्या घटाना है, तो -2 घटाना है। तो 4 में से यहाँ पे आप 2 घटा लीजिए,
यहाँ पे आप 4 में से जब -2 घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए 4 और माइनस माइनस प्लस और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे -6 में से क्या घटाना है, -4 घटाना है। तो -6 में से जब -4 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -10। तो यहाँ पे डी बराबर नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब हम इसमें से घटाएंगे, सी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद कितना है, 1/2 है। और इसमें से घटाना क्या है, 3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2 और घटाएंगे तो 2 का लघुत्तम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ पे 3 घटेगा तो ये कितना होगा, -2/2 कट के कितना आएगा, -1 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तीसरे पद में से चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, ये है हमारा -1/2 और इसमें से घटाना है तो क्या घटाना है, 1/2 घटाना है। तो यहाँ पे 1/2 कर दीजिए, 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे -1 जोड़िएगा तो ये -2/2 होगा, कटेगा, -1 बचेगा। यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या है, समानांतर श्रेणी में है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। यहाँ पे हम कई बार आपको बता चुके हैं कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0 0 होता है। ये हो गया y अक्ष हमारा और ये क्या हो गया, ये x अक्ष हो गया। जहां पे ये कटता है उसे ही मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC और PQR ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं तथा यहाँ पे देखिए PQ बट्टा यहाँ पे BC बराबर यहाँ पे 2/3 दिया है, तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ज्ञात करें। तो जब यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है और उनका क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे जो इनकी भुजाएं दी हैं तो उनको क्या करना है, आपको सिंपल स्क्वायर कर देना है। ये होता है थ्योरम कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पे PQR और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालना है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि जो भुजाएं दी हुई होती हैं उनको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 4/9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। जो ये x है इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में यहाँ पे देखिए 2 कोण यहाँ पे पता है, तीसरा कोण नहीं पता है, तो इसे हम इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप तीसरा कोण निकाल लीजिए और ये क्या है, 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होता है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये कोण पता लग गया तो ये भी कोण पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों ही कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 और 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से देखिए ये 2 कोण मिलके 110 हैं, तो तीसरा कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटा लीजिए, ये कितना होगा, 70 डिग्री। यानी तीसरा कोण यहाँ पे 70 डिग्री होगा। और तीसरा कोण किसके बराबर है, तो ये x के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी यहाँ पे निकल जाएगा हमारा 70 डिग्री, यानी x का मान यहाँ पे कितना निकल गया, 70 डिग्री। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे ये भी कई बार आपको बता चुके हैं कि बिंदु R 0 6 और यहाँ पे S 8 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। तो जब भी मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला पूछे तो आपको एक ही यहाँ पे निकालने का बोले तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, x1 + x2/2 और यहाँ पे क्या होता है, y1 + y2 बट्टा क्या होता है, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु है उसमें पहला होगा x1 और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे y1, और ये दूसरा बिंदु है तो ये होगा x2 और ये क्या होगा, यहाँ पे y2 होगा। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे मान रखना है। यहाँ पे x1 का मान रख दीजिए 0 है और x2 का मान यहाँ पे 8 है, बट्टा यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दीजिए। और यहाँ पे y1 का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। और y2 का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8/2 और 0 में 6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे 2 कटा दीजिए तो ये 4 बार में कटेगा और यहाँ पे ये 3 बार में कटेगा। यानी जो नियामक निकलेगा मध्य बिंदु का वो 4,3 निकलेगा। यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला कि x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27
27 नंबर भी प्रश्न आपको कई बार बता चुके हैं कि बिंदुओं 4, 6 और 8, 2 की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का क्या होता है, द होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे भी x1 और यहाँ पे x2 और यहाँ पे x1 और यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1 का मान रखना है। तो ये पहला बिंदु है, तो इसमें पहला वाला x1 होगा, दूसरा वाला क्या होगा y1, और यहाँ पे देखिए ये दूसरा बिंदु है, तो इसमें पहला वाला x2 होगा और दूसरा वाला क्या होगा यहाँ पे y2। बस इस फॉर्मूला में आपको रखना है। x2 कितना है 8 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 8 माइनस x1 कितना है 4 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4 और स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, और y1 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 6 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको घटाना है, तो 8 में से 4 गया यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और 2 में से 6 गया तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और -4 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो यहाँ पे जब आप -4 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौका कितना हो जाएगा 16 होगा, यानी प्लस यहाँ पे क्या होगा 16 होगा। अब जोड़ लीजिए, 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, लेकिन 32 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 32 का अब आप क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ये कितना बार में कटेगा 16 बार में कटेगा, फिर 8 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 4 बार में, फिर 2 से ये 2 बार में, यानी 2 कितना बार आ रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब रूट के अंदर ये 5 बार 2 आया है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद जोड़ा लगा दीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा बन रहा है यानी 2 दूना 4 बाहर निकल गया, और यहाँ पे 1 2 बच रहा है, तो 1 2 को अंदर ही रख दीजिए, यानी 4 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 28 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखिए काफी आसान प्रश्न है ये 28 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो 28 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए जो थीटा है, जो कोण है वो एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पे 40 डिग्री होता तब ये नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं बनता। यहाँ पे दोनों थीटा क्या है आपस में बराबर है, तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। संगत कब होता है, जब प्रतिच्छेदी होता है, और जब क्या होता है संपाती होता है। प्रतिच्छेदी में एक हल निकलता है, और यहाँ पे देखिए संपाती में अनगिनत हल निकलता है, यानी इनफाइनाइट हल निकलता है, और जब हल निकलता है तो वो क्या होता है संगत होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और असंगत कब होता है, जब आलेख समानांतर होता है, ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं कट करता, तो ये समानांतर होता है, और समानांतर होता है और एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता, तो इसका हल कितना निकलता है 0 निकलता है, यानी एक भी हल नहीं निकलता है। तो ऐसे में ये क्या होता है असंगत होता है, और संगत जब प्रतिच्छेदी होता है और संपाती होता है तब क्या होता है संगत होता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -6 और माइनस यहाँ पे 5/2 किस पाद में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा पहला यहाँ पे पाद, और ये हो गया दूसरा पाद, ये हो गया तीसरा पाद या चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा चौथा। जो पहला होता है इसमें x और y दोनों प्लस में होता है, और दूसरा में x माइनस होता है और y क्या होता है प्लस होता है, और तीसरा में दोनों ही माइनस होता है, और चौथा में देख लीजिए x प्लस होता है लेकिन y क्या होता है यहाँ पे माइनस में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक बिंदु है, तो ये यहाँ पे यह एक बिंदु है, और इस बिंदु में क्या है दोनों ही माइनस में, यानी x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला है, तो ये x1 है, x है, और ये क्या है y है। तो यहाँ पे x का भी मान माइनस में और y का भी मान माइनस में, तो किस चतुर्थांश में होता है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होता है, यानी यहाँ पे आपको सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है PQR, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज है PQ और ये है R, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि QR भुजा को S तक बढ़ाया गया है। ये जो QR भुजा है इसको S तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि कोण PRS, PR और S, PR और S कितना कोण दिया है 120 डिग्री दिया है। और यहाँ पे देखिए QPR
आर, ये कोण कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे सॉरी 63 डिग्री दिया है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि पी क्यू आर आप क्या करिए निकाल दीजिए, पी क्यू और आर ये वाला कोण आपको क्या करना है निकालना है। तो एक जब सीधा लाइन होता है तो इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे भी देखिए एक सीधा लाइन है जिसको यहाँ पे देखिए दो भागों में बांटा गया है। तो एक भाग कितना है यहाँ पे 120 है और यहाँ पे पूरा भाग कितना होता है 180 होता है। तो एक भाग 120 है तो दूसरा भाग कितना होगा, तो 120 में से यहाँ पे देखिए 180 डिग्री में से 120 निकलेगा, यानी ये निकल गया हमारा 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का दो कोण पता चल गया, तो अब तीसरा निकाल दीजिए क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया हमारा P और यहाँ पे R जो कोण है ये दोनों मिलकर कितना हो गया 63 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 123 डिग्री। तो 180 में से 123 डिग्री घटा लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे बचा हमारा 7 में से 2 गया ये 5, यानी 57 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर। 32 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 32 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका कोण समद्विभाजक, यहाँ पे देखिए इसके कोण को क्या करे समद्विभाजक करे, यानी दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी ये लंब है। तो जब लंब होता है किसी भुजा पे तो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। और इससे जो कोण बनेगा ये लंब समद्विभाजक बनेगा, तो ये भी समकोण बनेगा, ये भी समकोण बनेगा। तो ये बोल रहा है कि त्रिभुज कैसा होगा, तो त्रिभुज कैसा होगा समकोण होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 33 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पे बना देते हैं त्रिभुज एबीसी। इसमें बोल रहा है कि डीई समानांतर क्या है, यहाँ पे बीसी है। यहाँ पे डीई समानांतर क्या है, यहाँ पे बीसी है। तो यहाँ पे हम बना दिए एक डीई समानांतर क्या है, ये बीसी के क्या है समानांतर है। तो जब समानांतर होता है डीई समानांतर बीसी के तो जो भुजाएं होती है वो क्या होती है अनुपातिक हो जाती हैं। तो यहाँ पे ए डी और बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ई बटा क्या हो जाएगा यहाँ ईसी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए डी बराबर 2 बट्टा, यहाँ पे ए डी बटा डी बी बराबर 2/3 दिया है। तो बोल रहा है कि ए ई बटा ईसी निकालें। तो यहाँ पे देखिए ए डी बटा डी बी यहाँ पे भी है, तो कितना दिया है इसका मान 2/3 है। तो यहाँ पर रख दीजिए 2/3 और आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पे ए ई बटा ईसी निकालना है। तो यही आपको निकालना है। तो ए ई बटा ईसी का मान भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखिए कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में AB बराबर यहाँ पे AB बटा DE बराबर BC बटा FD है तो समरूप होंगे जब, यहाँ पे समरूप होंगे जब, यहाँ पे बोल रहा है कि कोण A कोण F के बराबर होगा, कि कोण B कोण E के बराबर होगा, कि कोण यहाँ पे B D के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले त्रिभुज एक ABC बना लीजिए, त्रिभुज ABC, और यहाँ पे एक बना लीजिए त्रिभुज क्या DEF। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं त्रिभुज DE और यहाँ पे F बना लेते हैं। तो ये हो गया। बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि AD जो यहाँ पे देखिए AB भुजा है वो DEAB बटा क्या है DE है, यानी अनुपातिक है। तो यहाँ पे देखिए AB, ये AB भुजा है, यहाँ पे देखिए AB किसके बराबर है, तो ये DE के ये अनुपातिक है, यानी इस भुजा के ये क्या है अनुपातिक है। और बराबर इधर देखिए BC, यहाँ पे देखिए ये जो BC भुजा है ये किसके अनुपातिक है, तो FD के अनुपातिक है। तो यहाँ पे देखिए FD कौन सा भुजा है, ये है इसके अनुपातिक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कोण यहाँ पे बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोण B है वो कोण किसके बराबर होगा, तो कोण D के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनके दो साइड वाले भुजे आपस में क्या है अनुपातिक होगा। तो कोण B किसके बराबर होगा, कोण D के बराबर होगा, यानी यहाँ पे C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त को स्पर्श करता है। यदि OQ 3 सेंटीमीटर है तो PQ 4 है सेंटीमीटर, तो OP ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए दी गई आकृति में PQ, यहाँ पे देखिए P और Q
ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे ओ केंद्र वाले वृत्त का ये स्पर्श रेखा है। बोल रहा है यदि ओ क्यू 3 है, ये ओ क्यू कितना है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखिए ओ क्यू कितना है, यहाँ पे देखिए ओ क्यू ये है, तो ये ओ क्यू कितना है, यहाँ पे 3 है। और बोल रहा है पी क्यू 4 है, यानी ये जो पी क्यू भुजा है ये 4 है। तो बोल रहा है कि ओपी की लंबाई आप लोग क्या कर दीजिए, ज्ञात कर दीजिए। तो जो त्रिज्या होती है वो देखिए, जो त्रिज्या होती है वो यहाँ पे परिधि पर क्या होती है, यहाँ पे लंब होती है। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ पे देखिए आधार दिया है और लंब दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कर्ण निकालने के लिए, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण यहाँ पे देखिए कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है, यहाँ पे आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, और आधार कितना दिया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब हमको आप कर्ण निकालना है, तो इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा रूट 25, और रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ओपी कितना निकल गया, यहाँ पे 5 निकल गया, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि एक्स अक्ष से बिंदु P, यहाँ पे देखिए P 8 12 की दूरी है। यहाँ पे एक्स अक्ष से बोल रहा है कि एक बिंदु P है, P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे 8 12 दिया है, तो उसका यहाँ पे दूरी बोल रहा है। तो ये 8 क्या है, x का मान है, और ये 12 क्या है, y का मान है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया हमारा x अक्ष, जिसमें 8 x का मान कितना दिया है 8 दिया है, और यहाँ पे देखिए y का मान कितना दिया है, यहाँ पे 12 दिया है। तो ये बिंदु यहाँ पे आएगा। तो बोल रहा है कि x अक्ष से बिंदु की दूरी, जो ये x अक्ष से इससे बिंदु की दूरी कितना है, तो ये 8 ही के बराबर न है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो ये 8 मात्रक इसकी दूरी हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे देखिए जो y है वो 12 है, और यहाँ पे सॉरी जो x है वो कितना है 8 है। तो यहाँ पे देखिए इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पे 12 है, यानी y का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 12 ही का ही निकल जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु पर यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ पे वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। यहाँ पे देखिए एक वृत्त बना दिए, बोल रहा है कि एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस स्पर्श रेखा से देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे केंद्र की ओर यानी त्रिज्या, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच, यहाँ पे त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनता है, तो ये 90 डिग्री का बनता है। यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे टीपी और टीक्यू है ये और ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है, ये जो ओ वृत्त केंद्र वाले है वृत्त, इस पे ये इस प्रकार यहाँ पे क्या है, टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि कोण पी टी क्यू, यहाँ पे देखिए कोण पी टी और क्यू ये कितना दिया है, यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 50 डिग्री। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कोण पी, यहाँ पे देखिए कोण पी ओ क्यू निकालिए, यानी पी ओ क्यू, यानी ये वाला कोण आपको निकालना है। तो त्रिज्या क्या होता है, परिधि पे लंब होता है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा, त्रिज्या है परिधि पे लंब है तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। और ये क्या है, चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं हैं, और चतुर्भुज के यहाँ पे देखिए चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जिसमें से 3 कोण कितना है, तो 90 90 180, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 50, 180 और 50 आप लोग जोड़ दीजिए कितना होगा, यहाँ पे 0 8 5 13 यानी 230 हो गया। तो 360 में से अब 230 घटा लीजिए 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 में से 2 गया 1, यानी 130 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि दिए गए समकोण त्रिभुज PQR, और यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में कोण PRQ बराबर थीटा और PQ बराबर यहाँ पे क्या दिया है 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो थीटा का आपको क्या करना है, मान निकालना है। इस थीटा को आपको मान निकालना है। एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें दिया क्या है, लंब दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, कर्ण दिया है। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, यानी साइन, और यहाँ पे जो थीटा कितना है, ये थीटा ही है, तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे। और लंब क्या होगा, इसका PQ होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे PQ, और यहाँ पे कर्ण क्या है, PR है, तो यहाँ पे लिख देंगे PR। अब यहाँ पे देखिए
साइन और यहाँ पे क्या हो गया थीटा बराबर, अब यहाँ पे देखिए पी क्यू का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, और पी आर का मान कितना दिया है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 से 6 कितना बार में कट जाएगा, 1/2 बार में कट जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से साइन हटाना पड़ेगा, तो साइन में देखना पड़ेगा कि कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, थीटा का मान कितना निकल जाएगा 30 डिग्री, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान ज्ञात करें। tan a का फॉर्मूला, यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब, और बट्टा क्या होता है, ये होता है आधार, यानी लंब ऊपर वाला, यानी लंब कितना दिया है, यहाँ पे लंब दिया है, यहाँ पे देखिए ये 3/4 के बराबर है, तो यहाँ पे लंब 3 दिया है, और यहाँ पे आधार कितना दिया है, 4 दिया है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे cos a का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लंब और आधार दिया है, तो कर्ण निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का फिर आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब कितना दिया है 3, यानी 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे जब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना निकल गया हमारा 25। अब हमको कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा हमारा 5। तो अब यहाँ पे आधार का मान रख दीजिए, और यहाँ पे कर्ण का मान रख दीजिए। तो आधार का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 4, और कर्ण कितना निकला है 5 निकला है, यानी 4/5 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 41 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है कि cot 44 डिग्री बट्टा tan 46 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। हम कब बहुत ही बार आपको पढ़ा चुके हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये दोनों जब बदलिएगा तो ये कट जाएगा, और इसका मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। इसमें से आपको बताना है कि किसका मान सबसे अधिक होता है। तो tan 45 का मान 1, sin 45 का मान 1/√2, cos 90 का मान 0, और sin 30 का मान 1/2। तो यहाँ पे बता दीजिए कि किसका मान सबसे अधिक है। तो tan 45 का मान सबसे अधिक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। यहाँ पे इसकी वृत्त है, इसका परिधि दिया है, तो बोल रहा है इसका त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2πr। 2πr कितना दिया है, इसका 88 दिया है, तो 2, और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पे 22/7 लिख दीजिए, और यहाँ पे r क्या होता है, त्रिज्या होता है, और ये कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है। अब गुणा कर लीजिए, 22 दूना 44/7 गुणे यहाँ पे r बराबर इधर क्या हो गया हमारा 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए इधर गुणा कर रहे हैं तो उधर जाके भाग करेगा, यानी पलट जाएगा, उधर जाएगा। तो 88 सेंटीमीटर, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 44 से कटा दीजिए, ये 2 बार में कटेगा। अब गुणा करेंगे तो 2 सतह कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या कितना निकलेगा 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में R समकोण है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज PQR है जिसमें R कोण समकोण है। यदि यहाँ पे देखिए तो साइन P + Q का मान ज्ञात करें। एक यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है PQ, और ये क्या है R। बोल रहा है कि इसमें जो R कोण है यहाँ पे क्या है, समकोण है, तो यहाँ पे अलग से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दूसरा फिगर यहाँ पे बनाते हैं हम। यहाँ पे देखिए इसको R बोल रहे हैं, यहाँ पे समकोण है, तो यहाँ पे देखिए हम एक यहाँ पे बनाते हैं, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। बोल रहा है कि यहाँ पे PQR, R क्या है, समकोण है, तो ये हो गया हमारा P, और ये हो गया हमारा Q, और ये हो गया R। बोल रहे हैं यहाँ पे कि R समकोण है, यानी R 90 डिग्री है, तो P + Q। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज में एक ही कोण मिलके यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 2 मिलके यहाँ पे कितना डिग्री होगा, तो ये भी कितना डिग्री का होगा, दोनों मिलके 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक अकेले ही 90 डिग्री होता है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों P और Q मिलके कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 45
45 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बट्टा 4 बराबर 15 डिग्री हो तो रूट अंडर 3 कोसेक अल्फा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अल्फा बट्टा 4 बराबर यहाँ पे 15 डिग्री दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा का मान निकाल लीजिए। अल्फा अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा में 1 से गुणा होगा तो अल्फा और 15 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, यानी अल्फा का मान 60 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे अल्फा का मान आप लोग रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए रूट 3 और यहाँ पे है कोसेक, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक और अल्फा के जगह पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। अब कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है 2 बट्टा रूट 3, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो यहाँ पे कंडीशन बताना है। आपको बोल रहा है यहाँ पे कि दो यहाँ पे दो वृत्त है, एक R1 त्रिज्या है और एक R2 त्रिज्या है। इन दोनों त्रिज्याओं से एक वृत्त यहाँ पे बना गया है, इन क्षेत्रफलों की योग के बराबर है। तो बोल रहा है कि R त्रिज्या वाले क्षेत्रफल जब बराबर होगा तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पहले R1 त्रिज्या वाले का, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और यहाँ पे दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरे वाले का निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और तीसरा यहाँ पे बराबर है, इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तीसरा वृत्त का, तो ये होगा पाई आर यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि इसका त्रिज्या कितना दिया है आर दिया है। तो दोनों में यहाँ पे देख सकते हैं पाई कॉमन है, तो पाई को क्या कर लीजिए बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा R1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा R2 का यहाँ पे स्क्वायर बचेगा और उधर क्या है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कोस थीटा के बराबर होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर की एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि शीर्ष यहाँ पे देखिए यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई, ये दीवार है इससे यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई है जो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस सीढ़ी का आपको क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया हमारा समकोण। और यहाँ पे देखिए सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 मीटर। तो बोल रहा है कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये दीवार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, तो ये साइन में आता है। तो साइन कितना लीजिएगा आप, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री। लंब कितना है, ए बी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी। और यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, AC है, तो यहाँ पे लिख दीजिए AC। साइन 60 डिग्री का मान कितना और √3/2 होता है और AB का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए AB और बटा AC का मान 15 डिग्री, यहाँ पे 15 मीटर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 मीटर। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पे 2 में AB से गुणा कराइएगा तो 2AB हो जाएगा और यहाँ पे 15 में √3 से गुणा कराइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर। अब AB का मान आपको निकालना है, क्योंकि AB ही दीवार है, तो यहाँ पे 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये 15√3 मीटर और बट्टा के नीचे आ जाएगा 2। जब 2 से इसे कटाइएगा तो ये 7.5 बार में कटेगा, तो इसका सही आंसर होगा 7.5√3। जो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो इसके लिए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 7 इंटू यहाँ पे देखिए 7.5√3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए cot 1 डिग्री इंटू कॉस से यहाँ पे cot 79 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो एक को आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए cot और 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 89 डिग्री। तो 90 में से 89 निकलेगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और इसको आपको वैसे ही रख देना है, यहाँ पे 1 को चेंज करना है और 1 को वैसे ही आपको क्या करना है, रहने देना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 89 डिग्री और यहाँ पे देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan और थीटा का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 89 डिग्री और इंटू यहाँ पे क्या है cot 89 डिग्री। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं tan और cot आपस में क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए, R त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 पाई r² होता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा,
जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।